आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक को। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं और क्लास 10th में हैं और मैथ में आपको प्रॉब्लम्स होते हैं तो आज से आप मैथ के प्रॉब्लम को भूल जाइए, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं मैथ को इस चैनल पर। आपने इंग्लिश को पढ़ लिया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो है ए लेटर टू गॉड उसको हमने पढ़ा दिया है। अब आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ को। आज की ये जो वीडियो है ये इकाई फर्स्ट की है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ये है, इसमें हम आपको बेसिक और कुछ सैल्यूशन बताएंगे। बेसिक मतलब वास्तविक संख्या क्या होता है, संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में अच्छे से समझाएंगे। और हाँ, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो और अच्छे से समझ सकते हैं और चीज़ें अच्छे से लिख कर बाद में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मेरा एक ही सजेशन है आपको कि आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए। देखिए, अब हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी कंटेंट यहाँ पर आपको दिखेंगे, जितनी भी चीज़ें दिखेंगी, ये मेरे खुद के स्टूडेंट द्वारा बनाया गया है। आयुषी सिंह नेम है, जिन्होंने जब मैं पढ़ाया इसको अपने हिसाब से ये सब कुछ बनाया और मैं उसी को लेकर ये पूरा पीपीटी बनाया हूँ। तो चलिए अभी वीडियो को करते हैं शुरू। चैप्टर का नेम क्या है, वास्तविक संख्या। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ कि भाई संख्या क्या होता है। देखिए, जब भी आप कुछ खरीदने जाते हैं, जब भी कुछ आप बांटते हो तो आप उसको काउंट करते हो। तो इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा मान जिसका उपयोग किसी भी वस्तु की मात्रा को गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उसे ही हम लोग संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी चीज आपको अगर मापनी होगी या फिर गिनना होगा, नामकरण करना होगा, तब हम संख्याओं का यूज करते हैं। जैसे आप अपने क्लास में अगर स्टूडेंट्स को गिनते हो तो बहुत से क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो है इसको हम लोग नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। संख्या सबसे बेसिक चीज है। इसके बाद समझते हैं संख्याओं में सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, राइट। प्राकृतिक संख्या क्या है? वस्तुओं की गिनती करने में प्रयुक्त संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे हम यन से डिनोट करते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या को यन से डिनोट करते हैं और ये संख्या होती है 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। जीरो यहां पर नहीं होता। जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और होता क्या है कि हम लोग ना एग्जाम में जब पूछता है क्वेश्चन ऑप्शनल तो वो बड़ा कंफ्यूज करके देता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जीरो कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होता है, ठीक है ना। जीरो वास्तविक संख्या नहीं होता है, राइट। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 1 से लेकर अनंत तक जितनी संख्या है उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। वास्तविक संख्या को समझने के बाद अब हम समझते हैं पूर्ण संख्या कि पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से लेकर अनंत तक। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी जोड़ देते हैं, जीरो के जोड़ देने से प्राकृतिक संख्या में वो जो पूरा संख्याओं का समुच्चय होता है वो पूर्ण संख्या बन जाता है। समझ में आया? जैसे देखो, यहां से लेकर 1 से लेकर अनंत तक क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। लेकिन जैसे ही हमने उसमें जीरो ऐड किया तब वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। मतलब जीरो से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब इसका सिंबल जो होता है वो डब्ल्यू होता है, होल नंबर के कारण, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहां पर ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैं पूछता हूं कि जीरो क्या है, ठीक है। जीरो क्या है? मान लीजिए ऑप्शन आपके पास आया पहला प्राकृतिक संख्या, पहला ऑप्शन आपके पास आया प्राकृतिक संख्या, फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास आया पूर्ण संख्या, ठीक है। तो अब बताइए इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? जीरो प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है? आप इसको कमेंट में जरूर बताइए। आगे देखते हैं। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? वे संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्याएं, ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य शामिल होते हैं, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। मतलब अब ध्यान से समझिएगा, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या, 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या। मगर अगर हम बात करेंगे जीरो की और जीरो से पहले जितनी भी हमारे पास क्या कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं होंगी अनंत तक, और जितनी भी धनात्मक संख्याएं होंगी अनंत तक, इनके समुच्चय को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। आपको समझ में आया होगा, जीरो भी क्या है? पूर्णांक है, और जीरो एक पूर्ण संख्या भी है।
1 2 3 से अनंत तक ये भी पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्णांक भी है। और ऋणात्मक भी जितनी संख्या होंगी उन्हें भी हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, यहां से आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। जैसे अगर मैं पूछता हूं कि जीरो क्या है, तो आप बोल सकते हैं जीरो एक पूर्ण संख्या है। सही है, जीरो क्या है, एक पूर्णांक है, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है? अगर ये कोई पूछता है क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपका जवाब आना चाहिए नहीं, जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो एक पूर्ण संख्या हो सकता है, जीरो एक पूर्णांक हो सकता है। जीरो के साथ साथ जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं और जितनी भी धनात्मक संख्याएं होंगी उन्हें भी हम लोग पूर्णांक कह देते हैं। ठीक है, संख्याओं का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आगे आपको काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है परिमेय संख्या। आप अपने पिछले क्लासेस में ये चीज पढ़ चुके हो। ठीक है, परिमेय संख्या कहते किसे हैं? देखिए, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या है? अच्छा, बहुत से टीचर आपको यही इतना बताएंगे, p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे ही पूर्णांक परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे तो यहां पर दो चीजें हैं, एक p है और एक q है। अगर आप देखेंगे, इसको हर कहते हैं, बटे के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? हर। और बटे के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? अंश। मतलब यहां पर p क्या है? अंश है, और q क्या है? हर है। जब भी परिमेय संख्या होगा तो जो p और q होगा ना, ये एक पूर्णांक होगा। राइट, क्या होना चाहिए? ये पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? यहां पर आपको ऋणात्मक संख्याएं भी दिखेंगी, धनात्मक संख्याएं भी दिखेंगी और जीरो भी दिखेगा। मतलब हम p के जगह पर, ठीक है ना, p और q के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है आपको, ये जो q है ना, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब q के स्थान पर आप जीरो कभी नहीं लिख सकते हो। जैसे यहां पर आपको एग्जांपल दिखाया गया होगा, 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। एक क्या है? पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है, लिखा गया है जीरो संख्या है। और हमारा जो q है ये जीरो के बराबर नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। 3/2 भी क्या है? परिमेय संख्या। 5/7 परिमेय संख्या। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 5/0 को, तब आप देखेंगे भाई ये परिमेय सॉरी ये पूर्णांक है 5, जीरो भी पूर्णांक है, लेकिन q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जो कि यहां पर है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं 0/1 की, तब ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। बस यहां पर q का मान जीरो नहीं, p का मान जीरो हो सकता है, लेकिन q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपको कमेंट में ही मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा। फिर से मैं समझा देता हूं, p बाई क्यू के रूप में लिखे हुए संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर p और q क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है मैंने इससे पहले बताया। लेकिन कभी भी q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तब वो एक परिमेय संख्या होता है, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्या। ओके, अपरिमेय संख्या क्या है? देखिए, ऐसी संख्या होती है अपरिमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए √2, √5, ठीक है, या फिर पाई, या फिर 3 + √6। अब इन संख्याओं को आप p बाई क्यू के रूप में कभी नहीं लिख सकते हो, ठीक है, इसलिए इन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछता हूं आपसे क्या √4 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं 2। भाई ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, सही है ना, 2 दूना 4, तो इसलिए √4 एक परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन √2 हुआ, √5 हुआ, पाई हुआ, या फिर 3 + √6 हुआ, तो ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और होता है, जैसे मैं यहां पर आपको समझाता हूं, ये आपको समझ में आया होगा। 3 + √6, √6 का मान अगर आप देखेंगे ना, तो ये इसको करड़ी कहते हैं। अंडर मतलब करड़ी। अब करड़ी के अंदर जो भी संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 25 है, तो ये जो 25 है, हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? ये 5 का स्क्वायर है, तो हम इसको 5 लिख सकते हैं। इसलिए √25 को हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। आगे देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अब अगर आप परिमेय अपरिमेय समझे हो,
तो आपको वास्तविक संख्या एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, जो परिमेय संख्या होता है और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इनके ही संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब 2/7 क्या है, परिमेय संख्या है और ये वास्तविक संख्या भी है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है और ये वास्तविक संख्या भी है। मतलब जितनी भी परिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं, इनके संग्रह को हम लोग क्या कह देते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स, राइट। चलिए आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या है, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनफल हों, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 से अधिक गुणनफल होनी चाहिए। गुणनफल का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे मैं 4 लिखता हूँ, 4 का गुणनफल क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, 1 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन अगर मैं 3 बोलता हूँ तो 3 को आप केवल 1 गुणे 3 लिख सकते हो, इसके 2 से अधिक गुणनफल नहीं है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर मैं 6 बोलता हूँ तो 6 क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3, देखिए तो ये भी एक भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या है, ये भी है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनफल नहीं है। चलिए अभाज्य संख्याएं क्या है, वे संख्याएं जो स्वयं और 1 से ही विभाजित होती है, उन्हें ही अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब जो खुद से और 1 से विभाजित होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 अगर आप देखोगे, एक तो 1 से विभाजित हो सकता है और 3 से विभाजित होता है, और 3 किसी से नहीं विभाजित होता, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है। 5 भी इसी तरह 1 और 5 से विभाजित होता है, 7 भी इसी तरह 1 और 7 से विभाजित होता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 8, तो अगर आप 8 को देखेंगे, ये 1 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो देखिए ये एक और अनेकों के अलावा अनेकों के साथ ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं माना जाएगा, ये एक भाज्य संख्या है। इसके 2 से अधिक गुणनफल हो गए, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है, जिसके केवल 2 गुणनफल हो, एक स्वयं वो खुद हो और एक हो, ठीक है, उसे अभाज्य कहेंगे। आगे देखते हैं, चलिए सह अभाज्य को समझाने का ट्राई करते हैं। देखिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF 1 आता है। HCF क्या होता है अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन समझ लीजिए कि जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF 1 आएगा तो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे 2 और 3 को लेंगे, तो 2 और 3 का HCF मतलब जो इनका जो गुणनफल होगा, जैसे 2 का गुणनफल क्या है 1 और 2, 3 का गुणनफल क्या है 1 और 3, तो इनका जो भी गुणनफल होगा, जो कॉमन होगा उसको लिखने पर, ठीक है, जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 कॉमन था, इसका HCF है 1 आया, तो 2 और 3 इसको हम सह अभाज्य भी बोल सकते हैं। समझ में आया, मतलब ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका HCF 1 आता है उसे ही सह अभाज्य कहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 4 और 5 का, तो आप देखेंगे 4 का जो मतलब 4 का जो गुणनफल है 1 गुणे 2 गुणे 2 है, 5 का 1 गुणे 5 है, लेकिन यहाँ पर कॉमन केवल 1 है, और इसका मतलब क्या हुआ, HCF इसका क्या होगा 1 होगा, इसीलिए 4 और 5 भी क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन जब मैं बात करूँगा 6 और 8 की, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 6 का गुणनफल क्या होता है 1 2 3, और 8 का गुणनफल क्या होगा 1 2 2 2, ठीक है। अब अगर यहाँ पर HCF देखोगे, एक तो 1 है कॉमन मिल रहा है और एक 2 कॉमन मिल रहा है और कोई कॉमन नहीं है, तो आप देखेंगे 1 और 2 कॉमन मिल रहा है, क्या HCF 1 होगा, नहीं, इसका HCF क्या हो जाएगा 2, और जिसका HCF 1 के अलावा कुछ हो जाता है तो उसको हम लोग सह अभाज्य नहीं बोलते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 6 और 8 सह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं HCF। चलिए, तो मैंने यहाँ तक आपको संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, संख्या क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी संख्या क्या होती है ना, उसको आप कैसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 ऑप्शनल क्वेश्चन लेकर आऊंगा सबसे पहले, इसके बाद आपको यहां से शुरू करूंगा, ठीक है ना, HCF और LCM से, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा और इसके बाद हम लोग फिर चैप्टर्स की तरफ चलेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर ये थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।